3 मार्च को होली का क्रम है, उस दिन ग्रहण है, इसलिए धुरंडी का जो कार्य है वो 4 मार्च को सभी लोग मनाएंगे और 5 मार्च को बाबा देवाधिदेव महादेव की होली 3 मार्च होली का दहन पर रहेगा। भयंकर चंद्र ग्रहण और भद्रा का साया होली का दहन कब और कैसे करें? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। महाराज, आज का यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस बार की होली को लेकर के लोगों के मन कई तरह के प्रश्न उठ रहे हैं, जैसे कि इस बार होली का त्योहार आखिर किस दिन मनाया जाएगा? होली का दहन 2 मार्च को होगा या 3 मार्च को? रंगों वाली होली 3 मार्च को खेले होगी या 4 मार्च को? चंद्र ग्रहण किस समय से प्रारंभ होगा और भारत में यह कब दिखाई देगा? इसी के साथ जब ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा तो इसका सूतक काल भी मान्य होगा। ऐसे में सूतक काल कब से शुरू होगा? क्या इस बार सूतक काल होली के उत्सव को प्रभावित करेगा? क्या ग्रहण के कारण होली का दहन का समय बदलेगा? क्या ग्रहण के दिन रंगों वाली होली खेलना उचित है? तो महाराज जानेंगे सब कुछ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। तो महाराज, सबसे पहले तो आप सभी अच्छे से समझ लीजिए, उस दिन हमारा इस बार होली और चंद्र ग्रहण का संयोग एक ही तिथि पर बन रहा है और जब भी किसी त्योहार पर ग्रहण लगता है तो लोगों के मन में भय और संशय की स्थिति होना स्वाभाविक है। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि प्रत्येक वर्ष होली का पर्व फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। पूर्णिमा की रात्रि में होली का दहन होता है और अगले दिन प्रातः रंगों का उत्सव यानी कि रंगों वाली होली का त्योहार मनाया जाता है। इस वर्ष पूर्णिमा तिथि 2 मार्च 2026 की शाम से आरंभ होकर 3 मार्च 2026 की शाम तक रहेगी। यही वह बिंदु है जहां से भक्तों के मन में भ्रम प्रारंभ होता है। अब महाराज ध्यान 9 बजे होली खेलने के लिए बाबा के साथ 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण लग रहा है। भारतीय समय के अनुसार चंद्र ग्रहण की खगोलीय शुरुआत दोपहर लगभग 3:32 से मानी जा रही है, लेकिन उस समय भारत में चंद्रमा दिखाई नहीं देगा क्योंकि वह क्षितिज के नीचे रहेगा और भारत में चंद्रोदय लगभग शाम 6:20 के आसपास होगा। चंद्रमा के उदय के बाद ग्रहण का अंतिम भाग भारत में दिखाई देगा। ग्रहण की समाप्ति लगभग शाम 6:45 पर होगी। इसका अर्थ यह है कि भारत में यह ग्रहण लगभग 20 से 25 मिनट के आसपास ही दृश्य रहेगा और वह भी अपने अंतिम चरण में। अब महाराज, यहाँ से स्थिति गंभीर बनती है क्योंकि परंपरागत मान्यता के अनुसार जब ग्रहण किसी स्थान पर दिखाई देता है तब उसके नियम मान्य होते हैं और चूंकि यह ग्रहण भारत में दृश्य रहेगा, ये इसलिए इसके सूतक और धार्मिक नियमों पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। अब सूतक की बात समझिए। चंद्र ग्रहण का सूतक लगभग 9 घंटे पूर्व प्रारंभ माना जाता है। इस गणना के अनुसार 3 मार्च 2026 को सुबह लगभग 9:39 से सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा और ग्रहण की समाप्ति यानी शाम 6:45 तक प्रभावी रहेगा। और यहीं से भक्तों के मन में सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि यदि 3 मार्च को सुबह से सूतक लग जाएगा और शाम को ग्रहण रहेगा तो क्या उसी दिन होली का दहन किया जा सकता है? क्या रंगों वाली होली उसी दिन खेली जा सकती है या फिर तिथि बदलनी होगी? तो भक्तों, यही वह निर्णायक बिंदु है जिस पर पूरा निर्णय निर्भर करता है और इसका उत्तर शास्त्रों की परंपरा भद्रा काल और ग्रहण के नियमों को साथ लेकर समझना पड़ेगा। तो महाराज, शास्त्रों के अनुसार होली का दहन पूर्णिमा तिथि में ही किया जाता है, लेकिन केवल पूर्णिमा होना पर्याप्त नहीं है क्योंकि इस बार होली का दहन पर भद्रा का साया भी रहेगा और भद्रा काल को परंपरागत ज्योतिष में अशुभ समय माना गया है, विशेषकर अग्नि से जुड़े और मांगलिक कार्यों के लिए। होली का दहन स्वयं अग्नि का उत्सव है, इसलिए भद्रा काल में होली का दहन करना शास्त्र सम्मत नहीं माना जाता है। तो महाराज, स्थिति को ध्यान से समझिए। होलिका का असली नाम 2 मार्च की शाम के समय भद्रा का प्रभाव रहेगा। आज भी इसका अर्थ यह हुआ लकड़ी नहीं जलाई कि सामान्य रूप से शाम को होली का दहन करना उचित नहीं होगा। यही कारण है कि लोग असमंजस में हैं। और यदि 2 मार्च की शाम भद्रा है और 3 मार्च को ग्रहण है तो फिर दहन कब किया जाए? तो महाराज,
शास्त्रों का नियम स्पष्ट है, जहां पूर्णिमा तिथि हो, भद्रा समाप्त हो चुकी हो और ग्रहण का सूतक प्रारंभ न हुआ हो, वही समय होलिका दहन के लिए स्वीकार्य होता है। अब ज्योतिषीय गणना के अनुसार 2 मार्च की रात्रि में भद्रा समाप्त हो जाएगी। भद्रा समाप्ति के बाद का समय अर्थात मध्य रात्रि के बाद का काल होलिका दहन के लिए उपयुक्त माना जा रहा है। यह समय लगभग रात्रि 12:50 से लेकर रात्रि 2:02 तक रहेगा। तिथि की दृष्टि से यह 3 मार्च की प्रारंभिक घड़ियां होंगी, लेकिन ये अभी भी पूर्णिमा के अंतर्गत रहेगा। और महत्वपूर्ण बात ये समय सूतक शुरू होने से पहले का है। तो महाराज यही कारण है कि इस वर्ष होलिका दहन 2 मार्च की देर रात्रि अर्थात मध्य रात्रि के बाद करना शास्त्र सम्मत निर्णय माना जा रहा है। अब एक और प्रश्न उठता है कि यदि दहन मध्य रात्रि में होगा तो क्या यह परंपरा के विरुद्ध है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि पहले भी कई वर्षों में ऐसी स्थिति आई है जब भद्रा के कारण होलिका दहन रात्रि के गहरे समय में किया गया है। शास्त्र समय को महत्व देते हैं, तो सुविधा को नहीं। इसलिए यदि शुभ मुहूर्त देर रात में आता है तो वही स्वीकार किया जाता है। अब भक्तों, यहाँ एक और महत्वपूर्ण तथ्य है। 3 मार्च को सुबह लगभग 9:39 से सूतक प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए होलिका दहन का निर्णय उससे पहले ही करना अनिवार्य था। यदि 3 मार्च की शाम को दहन करते हैं तो वह ग्रहण और सूतक के प्रभाव में आ जाता है, जो शास्त्रीय रूप से उचित नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि पूर्णिमा की तिथि 2 मार्च शाम से शुरू होगी और भद्रा काल 2 मार्च संध्या तक प्रभावी रहेगा, यानी कि भद्रा की समाप्ति रात्रि में होगी। इसी के साथ ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ होगा 3 मार्च की सुबह से, जो कि ग्रहण की समाप्ति तक रहेगा। तो महाराज, इन सभी तत्वों को साथ रखकर देखा जाए तो होलिका दहन का एकमात्र संतुलित और शास्त्र सम्मत समय 2 मार्च की मध्य रात्रि के बाद का ही बनता है। अब कई भक्तों का अगला प्रश्न यही रहेगा कि गुरुजी, यदि दहन 2 मार्च की देर रात्रि में हो गया तो रंगों वाली होली आखिर कब खेली जाएगी? क्या 3 मार्च को ही रंग खेलना उचित होगा, क्योंकि होलिका दहन की अगली सुबह वही दिन है? या फिर 4 मार्च 2026 को रंगों का उत्सव मनाया जाएगा? तो महाराज, परंपरा का सामान्य नियम यह है कि जिस रात होलिका दहन होता है उसके अगले दिन प्रातः रंगों वाली होली खेली जाती है। यदि केवल तिथि का आधार देखें तो 2 मार्च की देर रात्रि में होलिका दहन होने के बाद अगला दिन 3 मार्च होगा और उसी दिन रंग खेलना स्वाभाविक प्रतीत होता है। लेकिन इस वर्ष स्थिति सामान्य नहीं है। 3 मार्च 2026 को सुबह लगभग 9:39 से सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा और उसी दिन शाम को चंद्र ग्रहण भी रहेगा और सूतक काल भी। इसीलिए सूतक काल में मांगलिक और उत्सव संबंधी कार्यों को टालने की परंपरा रही है। होली रंगों का उत्सव है, हर्ष और उमंग का पर्व है, जबकि ग्रहण काल को शांति, संयम और साधना का समय माना गया। यही कारण है कि अनेक विद्वानों और पंचांग निर्णयों में यह मत सामने आया है कि 3 मार्च को रंगों का उत्सव मनाना शास्त्र सम्मत नहीं माना जाएगा, क्योंकि दिन के मध्य से ही सूतक प्रभावी रहेगा और शाम को ग्रहण भी रहेगा। ऐसी स्थिति में उत्सव का वातावरण ग्रहण की शांति भावना से मेल नहीं खाता है। अब महाराज, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझिए। कुछ लोग यहाँ कहेंगे कि रंगों वाली होली तो सुबह भी खेली जा सकती है, सूतक तो बाद में लगेगा, घर से बाहर नहीं, परंतु पारंपरिक दृष्टि से जब उसी दिन ग्रहण का योग हो तो पूरा दिन संयमित माना जाता है। इसलिए भ्रम की स्थिति से बचने के लिए रंगों वाली होली को अगले दिन स्थानांतरित करना अधिक संतुलित निर्णय माना गया है। इस प्रकार इस वर्ष रंगों वाली होली 4 मार्च 2026 बुधवार के दिन मनाई जाएगी। उस दिन ग्रहण समाप्त हो चुका होगा, सूतक भी समाप्त हो जाएगा और वातावरण पूर्ण रूप से सामान्य और शुद्ध माना जाएगा। इसीलिए 4 मार्च को पूरे उल्लास, संगीत, अबीर, गुलाल और प्रेम के साथ रंगों का उत्सव मनाना अधिक उचित रहेगा। अब महाराज, यहाँ एक और बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है। ये निर्णय क्षेत्र अनुसार थोड़ा भिन्न भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग पंचांगों और परंपराओं में मतभेद संभव है, परंतु व्यापक रूप से देखा जाए तो होलिका दहन 2 मार्च की देर रात्रि में और रंगों वाली होली 4 मार्च को मनाना ही अधिक संतुलित
और शास्त्र सम्मत निर्णय माना जा रहा है। अब प्रश्न आता है कि 3 मार्च को क्या करें? क्या पूरा दिन सामान्य रहेगा? क्या उस दिन कोई विशेष साधना करनी चाहिए? सूतक काल में क्या नियम अपनाने चाहिए? और ग्रहण समाप्ति के बाद कौन से कार्य करने चाहिए? तो चलिए महाराज अब समझते हैं कि 3 मार्च को सूतक और ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और ग्रहण समाप्ति के बाद कौन से नियमों का पालन करना आवश्यक है। तो महाराज जैसा कि पहले बताया गया, 3 मार्च 2026 को सुबह लगभग 9:39 से सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। यह सूतक ग्रहण की समाप्ति यानी शाम लगभग 6:45 तक प्रभावी रहेगा। सूतक को परंपरा में संयम और सावधानी का समय माना गया है। सूतक काल में सामान्यतः शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। विवाह, नया कार्य प्रारंभ करना, विशेष पूजन आरंभ करना, यज्ञ या हवन जैसे अनुष्ठान टाले जाते हैं। मंदिरों में भी कई स्थानों पर इस समय पट बंद कर दिए जाते हैं और ग्रहण समाप्ति के बाद शुद्धिकरण के साथ पुनः पूजन आरंभ होता है। भोजन के विषय में भी परंपरागत नियम है। सूतक लगने से पहले भोजन तैयार कर लिया जाता है। कई लोग खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी पत्र रख देते हैं। ग्रहण के दौरान नया भोजन पकाने से बचा जाता है और ग्रहण समाप्ति के बाद ताजा भोजन बनाने की परंपरा है। अब बात करते हैं ग्रहण के समय क्या करना चाहिए। परंपरा में कहा गया है कि ग्रहण काल जप, ध्यान और ईश्वर स्मरण का समय है। इस दौरान ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र या अपने इष्ट देव का नाम जपना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस समय मन अपेक्षाकृत शांत होता है, इसीलिए साधना का फल अधिक मिलता है। घर में शांत वातावरण रखें, अनावश्यक विवाद या शोर से बचें। अब भक्तों बात करते हैं गर्भवती महिलाओं की, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को लेकर ग्रहण के समय समाज में कई प्रकार की पारंपरिक मान्यताएं चली आ रही है। परंपरा के अनुसार ग्रहण के दौरान उन्हें विशेष रूप से मानसिक और शारीरिक शांति बनाए रखने की सलाह दी जाती है। उसको माना जाता है कि इस समय अधिक भाग दौड़, थकान या अनावश्यक यात्रा से बचना चाहिए और घर के अंदर आराम करना बेहतर होता है। वातावरण शांत रखा जाए, तेज आवाज, विवाद या तनावपूर्ण परिस्थितियों से दूर रहा जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात मानी गई है, क्योंकि गर्भावस्था में माँ की मानसिक स्थिति का सीधा प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है। साथ ही ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को नुकीली या धारदार वस्तुओं का उपयोग करने से बचना चाहिए, जैसे कैंची, सुई या चाकू। इसका मूल भाव यह है कि महिला पूरी सावधानी से रहे और किसी प्रकार की चोट या असावधानी से बचे। इसी के साथ गर्भवती महिलाएं ग्रहण के दौरान विश्राम करते हुए भगवान का नाम जपें या सकारात्मक विचारों में मन लगाएं। इससे मन शांत रहता है और अनावश्यक डर दूर होता है। इसी के साथ भोजन के संदर्भ में ये मान्यता है कि ग्रहण के समय ताजा भोजन न बनाया जाए और पहले से तैयार हल्का भोजन लिया जाए, परंतु यह पूरी तरह पारिवारिक परंपरा पर निर्भर करता है। सबसे आवश्यक बात यह है कि गर्भवती महिला भूखी न रहे, समय पर पौष्टिक आहार ले और पर्याप्त पानी पीती रहे। अब महाराज ग्रहण समाप्ति के बाद के नियम समझिए। जैसे ही शाम लगभग 6:45 पर ग्रहण समाप्त होगा, उसके बाद स्नान करना शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो गंगा जल मिले, जल से स्नान करें, घर में स्वच्छ जल का छिड़काव करें, मंदिर या पूजा स्थल की साफ सफाई करें, साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। अन्न का दान, वस्त्र दान या जरूरतमंदों की सहायता करना पुण्यदायी माना जाता है। मान्यता है कि ग्रहण के बाद किया गया दान कई गुना फल देता है। यदि होलिका दहन की राख से कोई पारंपरिक उपाय करना हो तो वह सूतक लगने से पहले कर लेना उचित रहेगा। तो महाराज इस चंद्र ग्रहण में डरने की आवश्यकता नहीं है। चंद्र ग्रहण एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है। विज्ञान इसे पृथ्वी की छाया की प्रक्रिया मानता है। हमारी परंपरा इसे आत्मसंयम और साधना का अवसर मानती है। यदि हम सही समय का पालन करें और मन में संतुलन रखें तो यह संयोग हमारे लिए आध्यात्मिक रूप से लाभकारी भी हो सकता है। यदि आपको यह जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।